अब बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को लेकर के बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक मोदी पीएम रहेंगे तब तक देश का नुकसान ही होगा। जहाँ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाने पर केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब तक एनडीए सत्ता में रहेगी और पीएम मोदी प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे तो देश का नुकसान ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक ये लोग रहेंगे देश का नुकसान होगा। महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। रसोई गैस की कीमत भी 50 रुपये बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान जाति जनगणना पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले को लेकर मिलने गए थे, जहाँ उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ थे, जहाँ उस समय हम लोगों ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने नहीं कराई है। निश्चित तौर पर ये लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये ना हो। उन्होंने कहा है कि जब जाति आधारित जनगणना के बाद तस्वीर पूरी तरीके से सामने आएगी तब एनडीए हिंदू मुस्लिम की राजनीति को खत्म हो जाएगी, इसलिए ये जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इसी कारण से अब तक देश में जनगणना रुकी हुई है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो फिर हम बिहार में इस वक्फ कानून को लागू होने नहीं देंगे, जहाँ हम लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने जदयू पर भी इसे लेकर के निशाना साधते हुए कहा है कि जदयू किसका विरोध कर रही है, जहाँ वही जाने जहाँ उनकी पार्टी में वक्फ कानून को लेकर के विरोध हो रहा है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही समय बचे हैं और फिर इसी बीच अहमदाबाद में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भाग लेने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बुलावा भेजा गया था। यह बुलावा कोसी सीमांचल के राजनीतिक समीकरण के बड़े उथल पुथल का संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने कोसी सीमांचल में करीब 30 साल पहले राजद और फिर अन्य दलों के हाथों जो कि सीटें खो दी थी, पप्पू यादव के सहारे उन पर फिर से काबिज हुआ जा सकता है। यह राजनीतिक पर्यवेक्षकों के माने तो मौजूदा हालात में कांग्रेस नेतृत्व को लग रहा है कि इस रास्ते अपने पुराने वोट बैंक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये कयास लगाया जा रहा है कि कन्हैया कुमार के बाद अब कांग्रेस पप्पू यादव को आगे करके कोसी और सीमांचल में सामाजिक न्याय के उस समीकरण में अपनी पैठ जमाना चाहती है, जिस पर अब तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर अब तेजस्वी यादव का एक तरह से एकाधिकार माना जाता रहा है। इस समीकरण वाले सीटों पर अब तक कांग्रेस राजद के रहमो करम पर ही आश्रित थी। इसी के चलते राजद के साथ कांग्रेस को चुनावी गठबंधन के लिए विवश हो जाना पड़ता है। ये कमजोर कड़ी राजद जानती है, इसीलिए बदलते दौर में कांग्रेस एक बार फिर से इन इलाकों में अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहती है। इसके लिए कोसी सीमांचल में कांग्रेस को एक ऐसे नेता की दरकार है जिसकी सीधा पकड़ इन वोटरों पर है, और ये है पप्पू यादव। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा है। वहीं पर उन्होंने नए वक्फ कानून को सामाजिक न्याय की दिशा में उनकी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। साथ ही साथ जिक्र किया है कि 2013 में बनाया गया कानून भू माफिया और फिर मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश की थी। यहीं पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के कहा कि अलगाववाद दहशतगर्द आग में सबसे ज्यादा देश की युवा ही झुलसा है। पीएम मोदी एक समाचार चैनल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली है, जब कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और फिर दौलत मिली है, लेकिन सवाल यह है कि आम मुसलमान को क्या मिला, गरीब पसमानंदा मुसलमान को क्या मिला। उसे मिली उपेक्षा, अशिक्षा और बेरोजगारी, जबकि मुस्लिम महिलाओं को मिला शाहबानों जैसा अन्याय। उन्होंने कहा है कि मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार वक्फ कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब पसमानंदा मुसलमान महिला बच्चे सबके हक में महफूज रहेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2013 में वक्फ कानून में संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और फिर भू माफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून ने यह भ्रम पैदा कर दिया है कि ये संविधान से ऊपर है। संविधान में न्याय का जो रास्ता बताया गया था उसे वक्फ कानून ने सीमित कर दिया। इस कानून ने भू माफिया और फिर कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया।
दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे के बीच एक और जमीन को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि जमीन विवादों से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। ये काम सहजता से हो, इसके लिए सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण होगा। साथ ही यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा के लिए कंप्यूटर समेत अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। जब मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना के लिए 38 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जब बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि इस पूरी कवायद का मकसद अदालती कार्यवाही की दक्षता और पहुंच बढ़ाना है, जिससे शिकायतकर्ता और फिर विभाग दोनों को लाभ मिले। जब बढ़ी हुई पहुंच के कारण शिकायतकर्ता और फिर गवाह दूर से सुनवाई में भाग ले सकेंगे, जिससे यात्रा व्यय और फिर समय दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही सुनवाई की डिजिटल रिकॉर्डिंग आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। दोस्तों पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर के हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जैन समुदाय द्वारा आयोजित विश्व नवाकार महामंत्र दिवस पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए एकता की वकालत की है और इस बात पर जोर दिया है कि वे धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी। जब वक्फ कानून पर देश भर में विरोध हो रहा है, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है, इसकी वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि वे सभी धर्मों के स्थानों पर क्यों जाती है, तो जिसका वे जवाब देती है कि वे अपने पूरे जीवन काल में वहां जाती रहेगी, भले ही आप उन्हें गोली मार दे, आप उन्हें एकता से अलग नहीं कर पाएंगे। आगे वे कहती हैं कि बंगाल में विभाजन नहीं होगा, जियो और जीने दो होगा। दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और फिर गरीबी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और गरीबी है। बेरोजगारी, गरीबी और पलायन में बिहार सबसे आगे है। 2020 में सरकार में आने के बाद उन्होंने इस पर काम किया है। नतीजा ये हुआ कि सरकार बनने के बाद लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच रहने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों से अपील की है कि 20 साल की पुराना खटारा सरकार को बदलने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि 15 साल की खटारा गाड़ी को सरकार भी चलने की अनुमति नहीं देती है, जब कारण गाड़ियां धुआं छोड़ने लगती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र में 11 सालों से है, जबकि राज्य में 20 सालों से है। इसके बाद भी बिहार की स्थिति खराब है। एक ही फसल को 20 साल तक खेत में बोने से जमीन और फसल दोनों खराब हो जाती है। अब समय आ गया है कि नए ब्रांड का नया बीज बोया जाए। दोस्तों बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी दांव खेलना शुरू कर दिया है। उन्हें एक बार फिर से जाति वाली राजनीति की तरफ बढ़ता देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक बयान देते हुए कहा है कि सत्ता में आते ही मुशहर भुइया सहित झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्का का मकान दूंगा। ऑटो ठेला रिक्शा वाले को कोई परेशान नहीं करेगा, किसी गरीब पर लाठी डंडा नहीं चलेगा। अपना हक प्राप्त करने के लिए स्कूल को मंदिर और फिर शिक्षा को धर्म मान करके कार्य करें, तब ताकत आएगी। वहीं पर उन्होंने कहा कि बिहार में 20 साल से चल रही सरकार झोपड़ी उजाड़ने का कार्य कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो फिर दलितों की बस्ती में जाते थे, जब बच्चों का बाल कटवाने, स्नान कराने का काम करते थे, बोलते थे पढ़ना लिखना सीखे, मुशहर सहित दलितों का पक्का मकान बनवाएं। लालू प्रसाद के बाद कोई मुख्यमंत्री दलितों के लिए मकान नहीं बनवाएगा, जब महंगाई से गरीब परेशान है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, सावधान हो जाइए, चुनाव आने वाला है, जब भाजपा और फिर आरएसएस मंदिर मस्जिद और फिर धर्म के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी सहित सभी तरीके के मुद्दे को मौन करने का प्रयास करेगी। शराबबंदी के नाम पर जेल में सबसे अधिक गरीब बंद किए गए हैं। दोस्तों बिहार में वज्रपात से 13 लोगों की जान चली गई है। अब इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है, गहरा शोक जताया है। आपको बता दें कि बिहार के 4 जिलों बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में वज्रपात
से 13 लोगों की जान गई है। जी हाँ, इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि वे इस आपदा की घड़ी में शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपए परिवार की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और फिर पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पूरी सतर्कता बरतें और फिर वज्रपात से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा है कि खराब मौसम में घर के अंदर रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। दोस्तों, बिहार में अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, जिसमें बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरते रहे हैं। अब इस पर सरकार की तरफ से पुलिस ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। जब पुलिस ने कहा है कि तेजस्वी यादव पुलिस की ईमानदारी और फिर निष्ठा पर सवाल उठाते रहे हैं। जब पुलिस ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में बिहार में अपराध की दर काफ़ी कम है। जब बिहार पुलिस ने बाकायदा आंकड़े जारी करके ये जानकारी दी है। जब पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आपराधिक वारदातों के मामले में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जब बिहार पुलिस मुख्यालय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस एक्स पोस्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कतिपय आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए बिहार की विधि व्यवस्था पर टिप्पणी की है। उन्होंने अपने पोस्ट पर 76 आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया था। इसमें मुख्यालय के स्तर पर 46 घटनाओं को चिन्हित करके इसमें की गई कार्रवाई की अपडेट स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत से ब्यौरा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अधिकांश घटनाएं साल 2025 में जनवरी में से अधिक अभी तक की है। जब किसी घटना की तिथि एवं थाना का जिक्र नहीं है, जिसके कारण घटनाएं स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सिर्फ 46 की ही पहचान की गई है। वहीं पर पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के पोस्ट पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि अनावश्यक टीका टिप्पणी से पुलिस के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जब पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रही है। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की सक्रियता पर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदी पट्टे में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी खुश रहे या ना रहे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। यह सभी गठबंधन धर्म के तहत अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए हिंदी पट्टी में गठबंधन जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जब कांग्रेस के भविष्य पर उन्होंने कहा कि पार्टी अकेले लड़ेगी या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। जब पार्टी एक विचारधारा से चलती है और नेतृत्व जो दिशा तय करता है, उसी के आधार पर कार्यकर्ता काम करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका पर पप्पू यादव ने कहा है कि वे लोगों को जोड़ने का और फिर सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। उनकी प्राथमिकता विकास और फिर जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर दूसरी ओर पप्पू यादव ने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी को ओबीसी, एससी, एसटी और फिर किसान विरोधी बताया है। दोस्तों, जेडीयू विधायक ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बवाल ही मच गया है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि पाकिस्तान की जीत पर यहां के मुसलमान भी पटाखे फोड़ते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल है, जो कि अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। गोपाल मंडल हाल ही में होली के कार्यक्रम में अश्लील गीत को लेकर के घिरे थे। अब एक और विवाद में गोपाल मंडल का नाम उछला है। जब एक क्रिकेट मैच के आयोजन में पहुंचे गोपाल मंडल ने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच जीतता है तो फिर यहाँ के मुसलमान भी आतिशबाजी करते हैं। गोपाल मंडल ने खेल को आपसी बैर खत्म करने का भी जरिया बताया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले एक बार फिर से बिहार पुलिस सिंघम के नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपना राजनीतिक दल तो बना लिया है। उन्होंने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम हिंद सेना है। हालांकि खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। जब बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई आईपीएस खुद अपनी पार्टी बना करके सियासत में एंट्री लेने जा रहा है। जी हाँ, अब तक जितने भी ब्यूरोक्रेट नौकरी छोड़ करके बिहार में चुनाव लड़े हैं वो किसी न किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। जब कुछ सफल हुए तो बहुत सारे फेल हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र के रहने वाले शिवदीप लांडे के लिए बिहार में सियासत की राह कितनी मुश्किल होने वाली है। क्या जाति की राजनीति के लिए देश भर में जाने जाने वाली बिहार शिवदीप लांडे को स्वीकार करेगी? अपनी पार्टी की घोषणा के दौरान शिवदीप लांडे ने कहा कि जो बिहार में बदलाव चाहता है उसका पार्टी में स्वागत है। बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने मुझे राज्यसभा भेजने, मंत्री बनाने और मुख्यमंत्री बनाने
बनाने का ऑफर दिया, लेकिन मैं बिहार में बदलाव लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने नई पार्टी बनाने का फैसला किया। वहीं पर उनके इस बयान के तुरंत बाद बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि इतिहास प्रमाण है, बिहार ने देश पर शासन किया है, जहां गणतंत्र की जननी है, बिहार में कोई भी बिहारी ही मुख्यमंत्री होगा, महाराष्ट्र की हिंद सेना बिहार में नहीं चलेगी। इन दो बयानों से अब साफ है कि शिवदीप लांडे की सियासत में सबसे बड़ा डोरा उनका मराठी होना है। उन्हें बाहरी बताकर के बिहार की सियासत से दूर करने की कोशिश की जाएगी। यह दरअसल शिवदीप लांडे महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं। आईपीएस में उनका चयन बिहार कैडर में हुआ था। इस दौरान उनकी तैनाती बिहार के अलग अलग जिलों में हुई है। आपको बता दूं कि बिहार की जाति लोगों के जड़ में है। यह राज्य देश भर में कास्ट पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। जहाँ इस स्थिति में शिवदीप लांडे के विकास की बात शायद ही कोई सुने। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को बिहार का नेता, बाद में पहले यादव का नेता कहा जाता है। जहाँ नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में कोयरी कुर्मी की सियासत करते आ रहे हैं। बिहार का जातीय समीकरण ही है कि जीतन राम मांझी एक सीट जीत करके केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। यही यहाँ की हकीकत भी है। जाति की सियासत वाले इस राज्य में शिवदीप लांडे शायद ही अपने लिए कोई जगह बना पाए। शिवदीप लांडे के पास बताने और दिखाने के लिए केवल अपनी क्लीन और सिंघम वाली इमेज है। इसके अलावा उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है जिसे बता करके वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। दोस्तों, देश में वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है। जब संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नए कानून पर मुहर लगा दी थी। 8 अप्रैल से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इधर कानून के विरोध में आवाज उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। कई मुस्लिम संगठनों, सांसदों और फिर कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। अब असदुद्दीन ओवैसी पर मौलाना रशीदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन पर दंगा भड़काने का भी आरोप लगाया है। जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश भर के मुसलमानों से असदुद्दीन ओवैसी के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान की AIIA चीफ मौलाना साजिद रशीदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। राष्ट्रपति ने भी इस पर मंजूरी दे दी है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयान आए हैं जो दंगा भड़काने वाले हैं। वह कहते हैं कि मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त आ गया है। मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान बीजेपी को कभी माफ़ नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयान पर मौलाना रशीदी ने कहा कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फिर मुस्लिम समाज के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी देश में दंगा करवाना चाहते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। वे मुसलमानों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसे भड़काऊ बयान से मुसलमानों का खून खोलेगा। जब कुछ मुस्लिम खुद आगे आएंगे और फिर कुछ को साथ लाएंगे, फिर देश में दंगा फसाद होगा जैसे बंगाल में हुआ। इससे मुसलमानों का ही नुकसान होगा। मौलाना साजिद रशीदी ने देश भर के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी यही चाहते हैं कि देश में दंगा हो। इसकी चाल और फिर इसकी सियासत को समझो। असदुद्दीन ओवैसी का मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ये समझने की ज़रूरत है, जो होना था वह हो गया। जब कुछ लोग वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट गए हैं या फिर ये अच्छा तरीका है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मगर दंगा फसाद से मुस्लिमों का ही नुकसान होगा। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी नेता मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करने के क्रम में एक बड़ा बयान दिया है। वक्फ संशोधन बिल पास किए जाने के बाद नीतीश कुमार की लगातार हो रही घेराबंदी पर अशोक चौधरी ने कहा कि देश के किसी नेता की औकात नहीं है कि बीजेपी के साथ रह करके अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा इस तरह से कर सके। यह नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहते हुए अल्पसंख्यकों की रक्षा की है। जहाँ अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वाले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। जहाँ हम लोगों को किसी मौलाना की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। जनता को अच्छा लगेगा कि हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं तो फिर वो वोट करेगी। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर विपक्षी दल एवं मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। इसी बीच अशोक चौधरी का ये बयान सामने आया है। बीते मंगलवार रात JDU MLC खालिद अनवर के आवास पर ईद को लेकर के हुए कार्यक्रम में अशोक चौधरी ने यह बयान दिया है। अब अशोक चौधरी के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी है।
आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने बयान देकर के खुद स्वीकार कर लिया है कि उनकी सहयोगी बीजेपी मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं करती है। अब इससे साफ है कि सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। एजाज अहमद ने आगे कहा है कि अशोक चौधरी ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों को मौलाना की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि वे मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जब मौलानाओं की जरूरत नहीं तो फिर कल क्यों ईद मिलन कार्यक्रम में टोपी और साफा पहन करके गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में पीने का पानी जो जमीन से निकलता है वो अब जमीन के नीचे जा रहा है। यानी कि पहले जहां पर 30 फीट पर पानी निकलता था तो वहीं पर अब 40 फीट, कहीं कहीं तो 80 फुट तक पानी नीचे चला गया है। आपको बता दूं कि गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत बिहार की पुरानी समस्या है, लेकिन इस साल संकट के बादल कुछ पहले ही दिख रहे हैं। जहाँ इस साल अप्रैल महीने में ही पारा हाई हो गया है, इसका असर भूजल स्तर पर पड़ रहा है। जब बिहार के अधिकतर इलाकों में भूजल स्तर नीचे चला गया है, इसका असर फसलों की खेती पर भी पड़ रहा है। जब सबसे ज्यादा प्रभावित पटना, गया, नवादा और नालंदा जिले के ग्रामीण इलाके हैं। उधर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का असर आम और फिर लीची की फसल खराब हो जा रही है। आम के टिकोले गिर रहे हैं और लीची के मंजर झड़ रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार पटना के ग्रामीण क्षेत्र में भूजल का स्तर 32 से 39 फुट पर पहुंच गया है। जब गया के इमामगंज, डुमरिया और फिर बांके बाजार के कुछ गाँव में जलस्तर 80 फुट के आसपास है। अधिकतर चापाकल से पानी निकलना बंद हो गया है। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर के किशनगंज से अब बड़ी आवाज उठी है। यहाँ पर आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल ने नीतीश और केंद्र पर जम करके हमला बोला है। जहाँ किशनगंज में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर के सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जहाँ कल आरजेडी कार्यालय में आयोजित एक अहम बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल ने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला है। दानिश इकबाल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर केंद्र सरकार एक बार फिर से मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब राम मंदिर ट्रस्ट में आपने किसी मुस्लिम को ट्रस्टी नहीं बनाया तो फिर वक्फ संपत्तियों में गैर मुस्लिम को घुमाने की जरूरत क्यों। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का बिल ला करके मुसलमानों के बीच डर और फिर भ्रम का माहौल बना रही है। ये अब सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि नीतीश अब मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। जब प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने निश्चित नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं उन्हें बहुत मानता था। जब कई लोग तो उन्हें देश का अगला पीएम चेहरा मानते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वे मुखिया बनने लायक भी नहीं बचे। दानिश इकबाल ने नीतीश कुमार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। एक तरफ वे मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में शरीक होते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की पीठ में खंजर घोंपते हैं। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। वहीं पर राजद की ओर से यह घोषणा की गई है कि 10 अप्रैल को बिहार के सभी जिलों में वक्फ चौपाल अभियान चलाया जाएगा। इसमें विधायक, एमएलसी और फिर पार्टी के तमाम नेता लोगों को वक्फ कानून में हुए बदलाव को लेकर के जागरूकता करेंगे और फिर विरोध को जन आंदोलन का रूप देंगे। विधेयक चाहे संसद में पास हो गया हो, लेकिन जमीन पर आरजेडी इसके विरोध में पूरी तरीके से झोंकने को तैयार है। दानिश इकबाल का यह बयान साफ कर देता है कि वक्फ संशोधन कानून अब चुनावी मुद्दा बनने जा रही है और इसकी गूंज बिहार के राजनीति में दूर तक सुनाई देगी। दोस्तों, जदयू को एक और तगड़ा झटका मिला है क्योंकि वक्फ बिल के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ एक और नेता ने पार्टी छोड़ दी है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जेडीयू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के मुस्लिम समाज में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब इस मुद्दे पर जेडीयू के नेता भी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। ताजा मामला मोतिहारी जिले से सामने आया है, जहां पर जेडीयू के जिला सचिव कलाम खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे की झड़ी में अब तक 17 पदाधिकारी पार्टी छोड़ चुके हैं। जब मोतिहारी में कुल अब तक 17 जेडीयू पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर कासिम अंसारी ने स्वास्थ्य प्रकोष्ठ से इस्तीफा दिया था। इसके बाद गौहर का आलम के नेतृत्व में 15 और लोगों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी थी। अब कलाम खान के इस्तीफे ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। जब कलाम खान जेडीयू के पुराने और फिर सक्रिय नेताओं में माने जाते हैं, जिनकी पकड़ स्थानीय स्तर पर काफी मजबूत थी। वहीं पर लगातार हो रहे इस्तीफे से घबराई जेडीयू ने पटना में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में बिहार प्रदेश के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया। जब पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह डैमेज कंट्रोल किया जाए और मुस्लिम समाज की नाराजगी को कम किया जाए। वहीं पर इस्तीफा देने के बाद कलाम खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हमने नीतीश जी को सेकुलर नेता समझ करके साथ दिया था, लेकिन वक्फ बिल पर उनका रुख बहुत निराशाजनक है। ये मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला है। कलाम खान ने यह भी कहा कि वे अब वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन और फिर राजनीतिक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।
दोस्तों, मोदी सरकार के वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर के मुसलमानों में भारी गुस्सा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मद्दी ने लोगों से सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन न करने की अपील की है। जारी बयान में मौलाना अरशद मद्दी ने कहा है कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन करना गलत नहीं है, बस विरोध प्रदर्शन का तरीका नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया गया तो फिर सांप्रदायिक ताकतें आपको निशाना बना सकती है, इसलिए अपने जज्बात और अकल को काबू में रखा जाए। मौलाना मदनी ने कहा है कि मैं विरोध प्रदर्शन को मना नहीं कर रहा हूं, बल्कि तरीका सही करने को कह रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आप सभाएं कीजिए, उसमें अपनी बात रखिए। जब रमजान के महीने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, जमीयत उलमा हिंद ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सभा करना चाहती है, जहां हमने अपने लोगों से कहा कि इसमें भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। मौलाना मदनी ने कहा है कि अगर आप सड़कों पर उतर गए और खुदा ना करे शरारती तत्व कुछ कर गुजरे तो सारा इल्ज़ाम आप पर डाल दिया जाएगा, इसलिए जज्बात के बजाय अकल से काम ले और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार, देश और दुनिया के सामने रखें। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य समेत तमाम गतिविधियों की निगरानी सख्त होने जा रही है। ये निरीक्षी अधिकारी हर दिन की रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंप देंगे। जब निरीक्षण में शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, पहली कक्षा में नामांकन, विद्यालय परिसर की साफ सफाई और फिर मध्याह्न भोजन पर खास नजर रहेगी। वहीं पर निरीक्षण अभियान में प्रत्येक प्रखंड और फिर जिला स्तर के अधिकारी जाएंगे। इनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर जिला कार्यक्रम समन्वय एवं सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे। ये सभी अधिकारी सुबह 6:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट तय फॉर्मेट में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के नेता और पदाधिकारी परीक्षा में फेल हो गए हैं। करीब 90% प्रभारी टेबल रिपोर्टिंग करके रिपोर्ट नेतृत्व को सौंपा है, जिसमें समीक्षा की गई तो सभी की पोल खुली है। इसके बाद सुधार का मौका दिया गया है, जब 20 दिनों में फिर से रिपोर्ट तैयार देने को कहा गया है। जब इस तरह से नीतीश की पार्टी की जमीनी हकीकत एक बार फिर से सामने आ गई है। अधिकांश नेता सिर्फ कागज पर ही एक्टिव रहते हैं, जब इस बात की भी पुष्टि हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है। इसके लिए हर बूथ पर 10 लोगों की कमेटी बनाने की कोशिश में है। इसके लिए जिला अध्यक्षों से लेकर के विधानसभा प्रभारी और जिला प्रभारियों को टास्क दिया गया है। साथ ही साथ सभी गाँव में वोटर लिस्ट के अनुसार वोटरों की जाति की पहचान करने, हर बूथ पर 4 सबसे अधिक वोट वाली जातियों को चिन्हित करके उन लोगों का नाम मोबाइल नंबर के साथ देने को कहा गया था। पार्टी नेतृत्व ने जो टास्क दिया उसे अधिकांश नेताओं ने पूरा नहीं किया। बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया है कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और फिर अन्य नेताओं ने समीक्षा की तो फिर पूरी पोल पट्टी खुल गई। दोस्तों, वक्फ कानून पर केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी हां, पहले वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष के कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। साथ ही साथ मुस्लिम तंजीमें, कई मुस्लिम संगठन भी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के याचिका दायर की है। लेकिन अब केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है वक्फ कानून को लेकर के। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले केंद्र सरकार ने सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है। इससे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए कई दलों और फिर संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद की याचिकाओं सहित 10 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। जब कैविएट किसी पक्षकार की ओर से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में उस समय दाखिल किया जाता है जब ये पक्ष चाहता है कि उनकी दलीलों को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वक्फ कानून लागू हो गया है। जहाँ पर कांग्रेस सांसद इमरान
प्रतापगढ़ी ने वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा डीएमके एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फिर जमीयत उलमा हिंद भी वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिका दाखिल कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ताओं ने बताया है कि याचिकाएं 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसको लेकर के कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सरकार पर निशाना साधने और फिर कमियां गिनवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। जब अब उन्होंने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का मौसेरा भाई बताया है। नेहा सिंह राठौर के पोस्ट पर हमेशा की तरह कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो फिर कुछ उनकी बातों से सहमत हैं। इसके साथ ही लोक गायिका ने अन्य ट्वीट किए हैं। नेहा सिंह राठौर ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वो वीडियो शेयर किया है जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान को कॉल करके उनसे अर्जी लगा रहे हैं। इस वीडियो के साथ कैप्शन में नेहा सिंह लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जब चाहे ऊपर वाले से फोन पर बात कर सकते हैं। देश में तमाम दुर्घटनाएं हुई लेकिन उन्होंने देशवासियों को कभी पहले आगाह नहीं किया है। शायद बादलों की वजह से रडार काम नहीं कर रहा होगा। मोदी जी ने उन्हें अपना छोटा भाई कहा है, जरूर मौसेरा भाई होंगे। वहीं पर नेहा सिंह राठौर के पोस्ट पर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा की ताकत कम हुई है लेकिन उसे हराना आज भी किसी एक दल से संभव नहीं है। जब पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि आज की तारीख में मोदी है तो मुमकिन है का नारा खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए हिंदी पट्टी में गठबंधन जरूरी है क्योंकि क्षेत्रीय दल अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और अखिलेश के व्यक्तिगत रिश्ते पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा है कि हम कोई ज्योतिषी नहीं है, व्यक्तिगत रिश्ते किसी के भी साथ हो सकते हैं। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की सक्रियता पर पप्पू यादव ने कहा है कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी खुश रहे या ना रहे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सभी गठबंधन धर्म के तहत अपना काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस के भविष्य पर उन्होंने कहा है कि पार्टी अकेले लड़ेगी या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। पार्टी एक विचारधारा से चलती है और नेतृत्व जो दिशा तय करता है उसी के आधार पर कार्यकर्ता काम करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका पर पप्पू यादव ने कहा है कि वे लोगों को जोड़ने और सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। उनकी प्राथमिकता विकास और फिर जनता के मुद्दों पर ध्यान देना है। पप्पू यादव ने कहा है कि देश का रुपया गिर गया, पड़ोसी देश दूर हो गए और फिर अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन मोदी जी चुप हैं। वहीं पर दूसरी ओर पप्पू यादव ने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जब बीजेपी को ओबीसी, एससी, एसटी और फिर किसान विरोधी बताया है। इसके विपरीत कांग्रेस की सोच समझ के हर तबके को हिस्सेदारी देने की रही है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 70वीं मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2025 12 अप्रैल को जारी किया जाएगा। ये मुख्य परीक्षा के लिए हॉल टिकट देगा जिसे डाउनलोड किए बिना आप परीक्षा हॉल नहीं जा सकते हैं। bpsc.bih.nic.in और bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login से लॉगिन आईडी और फिर पासवर्ड के साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर के एक डॉक्टर ने इतिहास रच दिया है। यहाँ पर एक डॉक्टर ने निमोनिया का इलाज खोज करके दुनिया को नई उम्मीद दी है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के प्रतिभाशाली जीव विज्ञानी डॉक्टर आदित्य शेखर ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान रचा है जिससे न केवल बिहार बल्कि पूरा देश गौरवान्वित है। यह जर्मनी के प्रतिष्ठित हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर इन्फेक्शन रिसर्च में कार्यरत डॉक्टर शेखर ने निमोनिया के इलाज के लिए एक नई और फिर एडवांस मेडिकल डेवलप की है जो विशेष रूप से स्टेफिलोकोकस ऑरोस नाम के घातक बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ कारगर है। इसी बैक्टीरिया की वजह से फेफड़ों के जानलेवा संक्रमण होते हैं। इस नई दवा की सबसे खास बात यह है कि ये ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स की तरह बैक्टीरिया को मारती नहीं है, बल्कि ये उनके पैदा होने वाले एक मुख्य
टॉनिक यानी कि जहर को निष्क्रिय कर देती है। स्टाफिलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरिया द्वारा छोड़ा गया ये टॉक्सिन फेफड़ों की कोशिकाओं को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है और रोग को घातक बनाता है। डॉक्टर आदित्य की दवा इस जहर पर सीधा वार करती है, जिससे बैक्टीरिया की हानि पहुंचाने वाली क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। यह तरीका न केवल शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए समय देती है, बल्कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या से भी निपटने में मददगार हो सकता है। इस दवा का शुरुआती परीक्षण चूहों पर किया गया, जिसके बाद सकारात्मक परिणाम सामने आए। जिन चूहों को जानलेवा निमोनिया था वो इस दवा की मदद से न सिर्फ ठीक हुए हैं, बल्कि पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के सामान्य जीवन में लौट आए हैं। अब रिसर्च टीम इसकी क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी में जुटी है, ताकि जल्द से जल्द ये दवा आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराई जा सके। वहीं पर डॉक्टर आदित्य ने इस दवा पर पिछले 8 वर्षों तक लगातार रिसर्च किया। कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। उनके रिसर्च को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में स्थान मिला है और इस खोज को अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी प्राप्त हो चुका है। मेडिकल साइंस समुदाय ने भी इस काम को सराहना करते हुए एक मील का पत्थर बताया है। दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी दांव खेलना शुरू कर दिया है। उन्हें एक बार फिर से जाति वाली राजनीति की तरफ बढ़ता देखा जा रहा है। जी हां, तेजस्वी यादव ने एक बयान देते हुए कहा है कि सत्ता में आते ही मुसहर भुइया सहित झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पक्का मकान दूंगा। जी हां, ऑटो ठेला रिक्शा वाले को कोई परेशानी नहीं रहेगी। या किसी गरीब पर लाठी डंडा नहीं चलेगा। अपना हक प्राप्त करने के लिए स्कूल को मंदिर और फिर शिक्षा को धर्म मानकर के कार्य करें, तब ताकत आएगी। वहीं पर बिहार में 20 साल से चल रही सरकार झोपड़ी उजाड़ने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो फिर दलितों की बस्ती में जाते थे, बच्चों का बाल कटवाने, स्नान कराने का काम करते थे, बोलते थे कि पढ़ना लिखना सीखे, मुसहर सहित दलितों का पक्का मकान बनाएं। जब लालू प्रसाद यादव के बाद कोई मुख्यमंत्री दलितों के लिए मकान नहीं बनवाया। महंगाई से गरीब परेशान है, बेरोजगारी बढ़ गई है, सावधान हो जाइए। चुनाव आने वाला है। भाजपा और आरएसएस मंदिर, मस्जिद और फिर धर्म के नाम पर महंगाई, बेरोजगारी सहित सभी तरीके के मुद्दे को मौन करने का प्रयास करेंगी। जहां शराबबंदी के नाम पर जेल में सबसे अधिक गरीब बंद किए गए हैं। दोस्तों, बिहार में पिछले 24 घंटे में मौसम ने करवट ली है और फिर कई जगहों पर बारिश के साथ वज्रपात हुआ है, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब इन लोगों की जान जाने पर भी राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया गया है। इन लोगों की जान बारिश की वजह से गई है, मौसम की वजह से, वज्रपात की वजह से, बिजली चमकने की वजह से, बिजली गिरने की वजह से, लेकिन इसका जिम्मेदार राहुल गांधी को बताया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि बिहार में राहुल गांधी के अशुभ कदम पड़े और ये घटना हो गई। उन्होंने कहा है कि कुछ अशुभ कार्य होते हैं, अशुभ लोगों का पैर पड़ता है, जिसके चलते बिहार में अशुभ घटनाएं घटती है। जैसे राहुल गांधी राज्य में आए तो फिर इतनी बड़ी आपदा लेकर के आए। जहां हम तो मानते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है जो कहीं भी जाता है आपदा लेकर के आता है। मंत्री नीरज कुमार बबलू यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लेकिन भारत तोड़ो का काम करते हैं। जय ऐसी पदयात्रा से क्या होगा? किसी ने बता दिया है कि आप पदयात्रा करोगे तो फिर आपकी फिटनेस बनी रहेगी, तब आप कुछ कर पाओगे, शादी ब्याह हो पाएगी, फिट रहेंगे। इसलिए वे इस तरीके की पदयात्रा करते हैं। ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। राज्य और फिर देश की जनता जानती है कि जब जब कांग्रेस आती है तो फिर सरकारी खजाने को लूटने का काम करती है। बिहार में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, चाहे वह पदयात्रा करें या फिर दंड परिणाम करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए थे, जहां पर पहले उन्होंने बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में हिस्सा लिया और फिर इसके बाद पटना पार्टी कार्यालय में बिहार के नेताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया था।